सो गाइज ये है मेरी CUT इंग्लिश की मार्कशीट जिसके अंदर आप देख सकते हैं दैट आई हैव स्कोर्ड 100 परसेंटाइल एंड 200 आउट ऑफ 200 इन दिस इंग्लिश पेपर। सो अगर मैं हाउ टू स्कोर 200 आउट ऑफ 200 की वीडियो बना रहा हूं, सो आई थिंक आई एम एलिजिबल फॉर दैट। नाउ इसमें बहुत स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि भैया इतना अच्छा स्कोर आपका आया कैसे, और क्या आपने कोई बल्कि बुक का इस्तेमाल किया था? मेरा आंसर है गाइज, मैंने कोई भी किताब का इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे आप सभी को यूट्यूब पर सुनने को मिलता है कि वर्ड पावर मेड इजी देख लो या फिर आप ब्लैक बुक खरीद लीजिए, मैंने कोई बुक का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं ऑनेस्टली अगर आपको बोलूं तो किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए ना आपके 3 पिलर्स बिल्कुल स्ट्रांग होने चाहिए, दैट इज PRP, प्रेपरेशन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। एंड इंग्लिश एग्जामिनेशन में एक थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी काम करती है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना है प्रिपरेशन और रिवीजन के ऊपर, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी पर करना है दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि हम लोग इंग्लिश में ज्यादा टाइम लगाते हैं प्रिपरेशन के ऊपर, रिवीजन बहुत कम करते हैं और एट द एंड प्रैक्टिस इंग्लिश की ना के बराबर करते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन लिखते समय हम अच्छे से आर्टिकल नहीं लिख पाते थे, हम सही तरीके से नोटिस राइटिंग नहीं कर पाते थे, सही तरीके से ऐसे नहीं लिख पाते थे, बिकॉज हमारी प्रैक्टिस सही नहीं थी। ये गलतियों को मैंने अपने बोर्ड से टाइम पर एनालाइज किया था, जो मैंने बाद में CUT में अप्लाई किया। मेरा बेसिकली ये स्ट्रैटेजी थी कि प्रिपरेशन पर थोड़ा कम समय लगाएंगे, अपने बेसिक्स को ठीक करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। मैं ऑनेस्टली बोलूंगा गाइस, मैंने 25 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे अपनी CUT के इंग्लिश एग्जामिनेशन से पहले। सो यू कैन सी कि प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से करी, सो दिस एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इजी। बस एक प्रॉब्लम यहां पे आपको देखने को मिलेगी कि ये थोड़ा लेंदी पेपर आपको दिखेगा और जो आप पढ़ेंगे वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पाएगा। आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर होने जरूरी है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछता हूं कि एवरीबडी डैश इंजॉइंग इज और आर, बताइए यहां फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? अगर आप लोग सही जवाब देंगे मैं इसको आपके कमेंट को हार्ट दे दूंगा। नाउ अब मैं थोड़ा स्ट्रैटेजिकल पोर्शन पे आता हूं कि आप सभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बोल देता हूं गाइस, ये सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला टॉपिक है। सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं से आते हैं तो वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टफर साइड पे बनता जा रहा है, खासकर इसका पोएटिक कॉम्प्रिहेंशन। तो गाइस आप लोग पोएटिक कॉम्प्रिहेंशन की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। नाउ भैया हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं कि पहले पूरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ेंगे, फिर सवाल रीड करेंगे, फिर सवाल रीड करने के बाद वापस पैराग्राफ में ढूंढने लगेंगे। मैं आप सभी को बोलूंगा कि डायरेक्ट रिवर्स रीडिंग किया करो कि पहले क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन सारे आपने पढ़ लिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इस पैराग्राफ से रिलेटेड, फिर अपने कॉम्प्रिहेंशन में जाओ, फिर पढ़ना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि आपको दिमाग में याद आता रहेगा कि यार ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछी गई थी, फिर आपने MCQ में जाके देखा अरे यहां आंसर मिल गया। तो आपको शुरुआत में कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चंस पढ़िए, फिर पैराग्राफ पे जाइए, तब क्विकली आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ना ये जो चीज मैंने बोली ये आप अप्लाई तब कर पाएंगे जब आप अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ फ्री के नंबर भी आपको इंग्लिश के अंदर मिलते हैं, जैसे कि राइटिंग सेक्शन से भी रिलेटेड गाइस आपको CUT इंग्लिश में सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे कि नोटिस राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया। इससे रिलेटेड जो फॉर्मेट होते हैं उससे सवाल आ सकते हैं कि यार सब्जेक्ट के बाद नोटिस में क्या लिखा जाता है, या फिर डेट के बाद आर्टिकल में क्या लिखा जाता है। सो ये बेसिक आपके फॉर्मेट रिलेटेड क्वेश्चंस CUT में आते हैं। बस फॉर्मेट्स अगर आपने लर्न कर लिया तो ये बिल्कुल फ्री के नंबर आपके बन जाते हैं। नाउ सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें से अगेन बहुत सारे सवाल आते हैं दैट इज ग्रामेटिकल पोर्शन। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि भैया मेरा ग्रामर बहुत अच्छा है, क्या मुझे ग्रामर पर फोकस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आप सभी को अगर ग्रामर लगता है कि मेरी ग्रामर बहुत अच्छी है, आप सीधा प्रैक्टिस पर उतर जाइए। आपको ग्रामर पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने 2022, 23, 24 के PYQs को एनालाइज किया है एंड ग्रामर बहुत इजी आती है। लेकिन अगर आपकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, आपको दिखता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद या कोई भी सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद कि भैया मैं CUT के ग्रामर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आपको बेसिक्स पर फोकस करना पड़ेगा। आपको एक इस तरीके से ना किताब मेंटेन करनी चाहिए। देखो अगर मैं बोल रहा हूं तो प्लीज ट्राई टू फॉलो दैट। मैं इस समय पर 3rd ईयर में चल रहा हूं अपनी ग्रेजुएशन के। आई हैव माई सेल्फ गिवन माई CUT एग्जामिनेशन इन 2022, 2023, 2024 में। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो इफ आई एम टेलिंग यू समथिंग, प्लीज ट्राई टू फॉलो दैट रिलीजियसली।
आप एक किताब मेंटेन करिए, उस नोटबुक के अंदर आप सभी इंग्लिश के जैसे ये टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, हर एक एक ग्रामर का जो टॉपिक है इस तरीके से नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। जैसे कि आज आपका मन कर रहा है कि मैं क्लॉजेस पढ़ना चाहूंगा, तो आप कोई भी एक बढ़िया यूट्यूब का लेक्चर ओपन करिए, उसमें आपको दिखेगा कि यार क्लॉजेस का डेफिनेशन क्या है, तो आपने अपनी भाषा में लिखा कि क्लॉजेस का ये मतलब होता है। क्योंकि अगर आप टिपिकल इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे तो रिवीजन करते समय समझ नहीं आएगा, इंग्लिश को अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। डेफिनेशन लिखी, इसके बाद हर एक एक इंग्लिश के ग्रामेटिकल टॉपिक के गाइस टाइप्स होते हैं कि यार ये टाइप हो गया, फिर दूसरा ये टाइप हो गया, तीसरा ये टाइप हो गया, तो आपको टाइप 1 लिखा, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखा, टाइप 2 लिखा, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लिखा। कई बार होता है आपको टाइप्स नहीं रूल्स दिखेंगे कि रूल ये कहता है कि जहां पर एवरीबॉडी लिखा होता है वहां सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो इस तरीके के जो रूल्स होते हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल, उसके रूल्स एक किताब में नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। जब आप ये करेंगे तो आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, रूल्स स्ट्रांग होंगे, टाइप्स अच्छे से हो जाएगा। इस किताब को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद जाके आप मुझे बताइए आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्यों आंसर नहीं कर पाएंगे कोई भी ग्रामेटिकल का क्वेश्चन। प्रॉब्लम यह है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते। प्लीज गाइस आप सभी इस तरीके की किताब मेंटेन करिए मेरे कहने पर, एंड उसमें जो मैं बोल रहा हूं आप सभी अगर एक हफ्ते तक करने लगोगे आपको दिखेगा कि विद इन अ मंथ आपने अपने इंग्लिश का सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया और आप सभी के धीरे धीरे जो नंबर है वो भी इंप्रूव होने शुरू हो गए और आपके ग्रामर के अंदर आपको गलतियां भी नहीं हो रही। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे टफ टॉपिक के बारे में, दैट इज वोकैबुलरी। जस्ट किडिंग, टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन बच्चों को लगता है इंक्लूडिंग मी कि यार ये टफ टॉपिक है, लेकिन कैसे इसको टैकल करना है खुद सीयूटी में अच्छे नंबर लाने के बाद ये चीज मैं समझ पाया। नाउ गाइस एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आप में से जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे आगे चल के आप सभी को मेरी तरफ से कुछ इस तरीके की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। नाउ वोकैबुलरी का ये सिलेबस है, सिनोनिम एंटोनिम आएगा, डायरेक्ट मीनिंग आपसे पूछी जाएगी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है बताइए, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा एंड फ्रेजल वर्ब्स आएगा। नाउ यहां पर गाइस मैं आप सभी से एक प्रॉमिस करना चाहूंगा कि आप सभी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब पे अपना समय लगाने की जरूरत नहीं है। आप सभी को मैं इस तरीके की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, आप सभी को बस ये पीडीएफ अच्छे से कवर करनी है एंड आपका पूरा का पूरा सीयूटी का इन 3 चैप्टर्स का सिलेबस इसके अंदर 100% फॉर्म में कवर हो जाएगा। लेकिन सॉरी गाइस आपका ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स में मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, दैट इज सिनोनिम एंटोनिम एंड डायरेक्ट मीनिंग रिलेटेड क्वेश्चन, बिकॉज यहां पे किसी भी वर्ड का आपसे सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा सकता है, किसी भी वर्ड की डायरेक्ट मीनिंग पूछी जा सकती है। बट भैया आपने कैसे टैकल किया था ये बताइए, तो चलो मैं आपको ये बताता हूं। देखो मैं खुद से एक टास्क लेता था, जैसे कि हर दिन मुझे 10 न्यू वर्ड्स सीखने थे, तो चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे मेरे दिमाग में ऐसे आ जाता था कि यार ये हिंदी का वर्ड है, इससे रिलेटेड क्या और इंग्लिश के वर्ड्स हो सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बोलूंगा कि एक डायरी मेंटेन करना स्टार्ट करो जिसके अंदर आप डेली 10 वर्ड सीखेंगे। अगर आप डेली 10 न्यू वर्ड सीखना स्टार्ट करोगे तो मंथली आप देखिए आपके पास 300 वर्ड्स की एक वर्ड बैंक रेडी हो जाएगा। जब इतना बड़ा वर्ड बैंक रेडी हो जाएगा, इसको लर्न कैसे करूंगा भैया मैं, तो इसको आप लर्न कर सकते हैं एग्जाम्पल की मदद से, निमोनिक्स की मदद से, विजुअलाइज करके या रिपीटिशन करके। अब आप बोलोगे कि भैया आप तो मुझे इतना काम बता रहे हो, इस तरीके से लर्न कर लो, आपने ये काम किया था नहीं किया था, प्रूफ क्या है? तो मैं आपको दिखा देता हूं गाइस, ये है मेरी डायरी जिसके अंदर मैं अपने वर्ड बैंक को रेडी कर रहा था। जैसे मुझे कोई भी वर्ड लगता था यार इसकी मीनिंग नहीं पता, तो मैं बगल में हिंदी में उसकी मीनिंग लिख लेता था और नीचे अपने आप ही उसका एक सेंटेंस बना लेता था। तो जब आप सेंटेंस बनाने लग जाते हैं, इससे आप वो वर्ड कहां अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, ये सीख जाते हैं। तो मैं आप सभी को बोलूंगा जैसे कि ये वर्ड है तो यहां पे इसकी मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या रिलेटेड और इसके सिनोनिम हो सकते हैं, यही मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं आप सभी को बोलूंगा गाइस कि आप सभी भी इस तरह से एक डायरी मेंटेन करना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे करके आपकी भी वोकैबुलरी एक्सपैंड होने लगेगी। मैं ये बोलूंगा अभी आपके पास समय है एंड बहुत समय है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप सीधा मई 2025 या अप्रैल 2025 से इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप वोकैबुलरी के अंदर फंस जाओगे, क्योंकि तब आपके पास इसके ऊपर फोकस करने का समय नहीं होगा एंड रट्टाफिकेशन ही आप करोगे जो यूट्यूब पर लोग सिखाते हैं। लेकिन अभी से अगर आप लोगों ने इसके ऊपर समय देना स्टार्ट किया तो लास्ट समय में आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलो मैं थोड़ा सा शो ऑफ कर लेता हूं अपनी वोकैबुलरी का। एक वर्ड मैं बोलूंगा, आप उसकी मीनिंग जरूर बताइएगा। ऑल्दो ये सीयूटी में नहीं आता, जस्ट आई एम आस्किंग कि
सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टाइज एक्सपियलिडोशियस का मतलब क्या है? दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज अ सिंगल वर्ड. सो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप अपनी अगर वोकैबुलरी बढ़ाएंगे तो इससे सिर्फ सीयूटी में ही नहीं बट आगे फ्यूचर में भी किसी 1-to-1 आप किसी अंग्रेज से बात कर रहे हैं या कोई आजकल इंडियंस में ही बहुत अंग्रेज हो चुके हैं जो ओनली इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके साथ और बेटर तरीके से बात करने में भी आपको ये वोकैबुलरी हेल्प करेगी. सो इट्स नॉट जस्ट कि सीयूटी के लिए बट फ्यूचर में भी आपको हेल्प करेगा. बस ये छोटा सा टास्क आप कर लेना, दैट इज डेली 10 न्यू वर्ड्स का. बाकी यार आपको एंड में मैं ये बोलूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस तरीके की बेहतरीन गाइडेंस एंड क्वालिटी स्ट्रैटेजीज आपको यहीं देखने को मिलेगी. मैं अपनी वीडियोज में ज्यादा तामझाम नहीं करता हूं कि बहुत एडिटिंग कभी इधर से इधर आ रहा है कभी उधर से इधर आ रहा है. इट्स जस्ट दैट कि आपको सिंपल गाइड करके मैं चला जाऊंगा एंड मे बी आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल जाए, आप कुछ सीख लें. बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल.